आप सबका स्वागत है लाइफ साइंस कैफ़े में। आप देख रहे हो 8th क्लास की जियोग्राफी, जिसमें हम 4th चैप्टर कर रहे हैं कृषि। ठीक है, कृषि में हमने फर्स्ट पार्ट में कर लिया है मुख्य फसलें से पहले, और अब हम करेंगे मुख्य फसलें मतलब मेजर क्रॉप्स। ठीक है, जो मेजर क्रॉप्स हैं वो क्या है? देखो, बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनेक तरह की फसलें उगाई जाती हैं। फसलें कृषि आधारित उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति भी करती हैं। ठीक है, कच्चा माल जैसे जो भी उनको चाहिए, धान भूसा चाहिए या फिर कुछ और बनाने के लिए एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ होती है ना, उनको क्रॉप से रॉ मटेरियल मिल जाता है। तो जो हमारी गेहूं है, चावल है, मक्का है, बाजरा है, ये मुख्य खाद्य फसलें हैं। जूट, कपास रेशेदार फसलें हैं। चाय, कहवा पेय फसलें हैं। तो 3 तरह की फसलों का आपको पता चल गया। खाने वाली फसलें कौन सी हैं? गेहूं है, चावल है, मक्का है, बाजरा है। और अगर आपको रेशेदार फसलों की बात पूछे कोई, तो आपको जूट और कपास बताना है। और पेय फसलें बताना हो, जैसे बिवरेज क्रॉप्स बोलते हैं नहीं, तो चाय और कहवा है। अब चावल की हम बात करेंगे। चावल क्या है? विश्व की मुख्य खाद्य फसल है। जो चावल है वो उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आधार है। इट मीन्स इट इज़ अ स्टेपल डाइट इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स। चावल के लिए क्या चाहिए? हाई टेम्परेचर, उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता और वर्षा की आवश्यकता होती है। मतलब जो भी चीज़ें चाहिए वो हाई अमाउंट में, टेम्परेचर भी हाई होना चाहिए, ह्यूमिडिटी भी हाई होनी चाहिए, रेनफॉल भी हाई होना चाहिए। यह फसल चिकायुक्त जलोढ़ मृदा, जिसमें जल रोकने की क्षमता हो, उसमें सर्वोत्तम ढंग से चिकायुक्त जलोढ़ मृदा क्या होती है? एलुवियल क्लेई सॉइल होती है। उसमें ये क्योंकि वहाँ पे पानी को बना के रखती है वो मिट्टी, उसको सूखने नहीं देती, उसको नीचे जाने नहीं देती ज़मीन में, तो इसलिए वो मिट्टी बेस्ट होती है। चावल प्रोडक्शन है उसमें चीन पहले नंबर पे है, सबसे फर्स्ट पोजीशन पे है ये। उसके बाद हमारा भारत आता है, फिर जापान, फिर श्रीलंका, फिर मिस्र आता है। ठीक है, मिस्र, इजिप्ट। फिर अनुकूल जलवायु दशाओं जैसे पश्चिम बंगाल है, बांग्लादेश है, इसमें वर्ष में 2 फसलें उगाई जाती हैं। 2 या 3 फसलें उगा सकते हैं। यहाँ का जो तापमान है, यहाँ की जो जलवायु है वो इसके अनुकूल है बिल्कुल, तो 2 से 3 फसलें यहाँ पे ले सकते हैं। गेहूं की बात करते हैं। गेहूं जो है वर्धन काल में मध्यम तापमान, जब मतलब उसका ग्रोइंग पीरियड होता है तो उसको मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, मतलब इसके जब ये फसल पकती है तब इसको अलग कंडीशंस चाहिए होती है। और मॉडरेट टेम्परेचर कब चाहिए? जब इसका ग्रोइंग सीजन होता है। मतलब तापमान बिल्कुल मध्यम होना चाहिए। और वर्षा और शस्य कर्तन, जब फसल जो होती है उसकी कटाई करते हैं, उस समय तेज धूप की आवश्यकता होती है, ब्राइट सनशाइन। ठीक है, एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग। इसका विकास अपवाहित दोमट मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होता है। मतलब इसकी जो ग्रोथ होती है वो वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल में होती है। ठीक है, दोमट मिट्टी कौन सी होती है? लोमी सॉइल। और गेहूं संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में विस्तृत रूप से उगाया जाता है। तो मतलब बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिसमें गेहूं उगता है। भारत में यह शीत ऋतु में उगाया जाता है, मतलब विंटर सीजन में इसको ग्रो करते हैं। फिर ये देखो यहाँ पे गेहूं का शस्य कर्तन, मतलब गेहूं की कटाई हो रही है यहाँ पे कंबाइन मशीन से। ये बाजरे की बात करते हैं। उसके बाद हम मिलेट लिखा हुआ है। मिलेट ये मोटे अनाज के रूप में जानी जाती है। मिलेट की फसल जो है कोर्स ग्रेन होते हैं इसके। जो मिलेट होता है इसके दाने मोटे होते हैं, इसलिए इसे कोर्स ग्रेन वाली फसल भी कहते हैं। और ये लेस फर्टाइल और जो सैंडी सॉइल होती है, मतलब कम ही उपजाऊ जो होती है, या फिर बिल्कुल मिट्टी ऐसी बालू मिट्टी होती है ना, सैंडी सॉइल, बलुई जिसको बालू भी बोलते हैं, उसमें ये उगाई जा सकती है। ज़्यादा मतलब सैंड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी। ये ऐसी फसल है जिसमें कम वर्षा और उच्च से मध्यम तापमान तथा पर्याप्त सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। बारिश भी चाहे कम हो जाए, चाहे इसमें तापमान भी कैसा भी रहे, कम रहे, ज़्यादा रहे, और सूर्य की किरणें कितने भी हों, तो ये ऐसी फसल है। फिर ज्वार, बाजरा, रागी भारत में उगाए जाते हैं। नाइजीरिया, चीन और नाइजर इसके अन्य उत्पादक देश हैं। ठीक है, तो ये दूसरे देशों में भी, इनमें भी उगाया जाता है। अब देखो, जो मक्का है उसको कॉर्न के नाम से जाना जाता है। कॉर्न, ठीक है, कॉर्न खाते हो ना आप। विश्व में इसकी विभिन्न रंग बिरंगी प्रजातियां पाई जाती हैं, तो ये भी पता है आपको, बहुत सारे ऐसे न्यूज़पेपर में भी आता है। फिर मक्का के बारे में जानते हैं। मध्यम तापमान, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। मक्का के लिए क्या? टेम्परेचर तो नॉर्मल होना चाहिए और बारिश भी नॉर्मल होनी चाहिए, लेकिन धूप ज़्यादा होनी चाहिए।
इसे सुअपवाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। इसे कैसी मिट्टी चाहिए? वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल, मतलब जिसमें पानी नीचे चला जाए और फर्टाइल हो सॉइल, ठीक है, ऐसे बंजर नहीं हो मिट्टी बिल्कुल। मक्का उत्तर अमेरिका, ब्राज़ील, चीन, रूस, कनाडा और भारत, मेक्सिको में उगाई जाती है। मक्का इन देशों में उगाई जाती है। आपको पता है हमारे देश में भी मक्का होती है। कपास की बात करते हैं। कपास है, इसकी वृद्धि के लिए हमें क्या चाहिए? हाई टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। एक मिनट, दिख नहीं रहा। इसके लिए उच्च तापमान चाहिए, मतलब हाई टेम्परेचर। बारिश भी हल्की फुल्की चलेगी। 200 से 210 पाला रहित दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो क्या चाहिए इसे? 210 फ्रोस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ। इतनी धूप की इसे ज़रूरत होती है। यह काली और जलोढ़ मिट्टी में सर्वोत्तम उगती है। तो ये पूछ सकते हैं क्वेश्चन के, जो कपास है कई बार आया भी है कि वो कैसी मिट्टी में, काली या जलोढ़ मिट्टी, है ना। तो आपको पता होना चाहिए, जो काली होती है उसे ब्लैक सॉइल बोलते हैं, जलोढ़ को एलुवियल सॉइल बोलते हैं। फिर चीन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, भारत, पाकिस्तान, ब्राज़ील, मिस्र कपास के अग्रणी उत्पादक है। यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए महत्वपूर्ण कच्चा माल भी है। फिर हम पटसन की बात करेंगे। इसको सुनहरा रेशा के रूप में भी जाना जाता है, गोल्डन फाइबर के रूप में, ठीक है। आपको पता था अब तक गोल्डन फाइबर क्या होता है? पटसन को पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं रोचक तथ्य। कॉफ़ी के एक पौधे की खोज किसने की? जो कॉफ़ी के पौधे होते हैं, मतलब कॉफ़ी बनाते हैं, उसकी खोज किसने की थी? देखो, कॉफ़ी की खोज के विषय में विभिन्न कहानियां हैं। लगभग 850 ईस्वी में कालदी नाम का एक अरबवासी, जो बकरी चराने वाला था, ठीक है, अपनी बकरियों की अनोखी उछल कूद की हरकतों को देखकर वो परेशान था। कौन? कालदी। कब? 1850 ईस्वी में। एक दिन उसने उस सदाहरित पौधे की फलियों को चख कर देखा, जिन्हें उनकी बकरियां प्रतिदिन खाया करती थी। मतलब उसको लग रहा था कि कुछ खाने में तो कुछ गड़बड़ नहीं है, जो ये इतना उछल कूद करती हैं। तो आनंद के भाव का अनुभव करने के बाद अपनी खोज के विषय में संसार को बता दिया। मतलब उसको लगा कि सबको बता देना चाहिए, उसको अच्छा लगा वो खा के, है ना। तो इस तरह से जो है कॉफ़ी की 50 ईस्वी में कालदी ने बकरियों को चराने लेके जाता था। उनकी हरकतें देखकर उसको लगा कि ये कुछ अजीब चीज़ हो रही है, तो उसने उस पौधे को चख के देखा और इस तरह से खोज हो गई। अब बात करते हैं पटसन की। हम पटसन की बात करते हैं। पटसन मतलब जूट, ठीक है। गोल्डन फाइबर के नाम से हमने पढ़ लिया। यह जलोढ़ मृदा के में बहुत अच्छे ढंग से विकसित होती है। जलोढ़ मिट्टी कौन सी होती है? एलुवियल सॉइल, ठीक है, जिसको हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। यह उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रणी उत्पादक हैं, ठीक है। तो इंडिया और जो बांग्लादेश है वो लीडिंग प्रोड्यूसर है चाइना के पटसन के। अब करते हैं कॉफ़ी की बात। इसके लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु और सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। कॉफ़ी के लिए कैसी मिट्टी चाहिए? सुअपवाहित दोमट मृदा की जरूरत होती है। इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होती है। ब्राज़ील कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक है, मतलब ब्राज़ील में जो है सबसे ज़्यादा कॉफ़ी होती है। इसके पश्चात कोलंबिया और भारत आते हैं। जो चाय होती है बागानों में उगाई जाती है, ठीक है। चाय एक पेय फसल है, बिवरेज क्रॉप्स के नाम से जानते हैं, है ना। इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर समवितरित उच्च वर्षा की ज़रूरत होती है। इसका मतलब है कि हाई रेनफॉल चाहिए इसको पूरे साल, थ्रू आउट द ईयर इट नीड्स हाई रेनफॉल, ओके। इसके लिए सुअपवाहित दोमट मृदे और मंद ढाल की आवश्यकता होती है। मतलब इट नीड्स वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल, ओके। दोमट मिट्टी क्या है? लोमी सॉइल, और जेंटल स्लोप्स होने चाहिए। पत्तियों को चुनने के लिए अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है, मतलब बहुत ज़्यादा नंबर में लेबर चाहिए, ठीक है। जैसे कि अब इसके जो प्रोड्यूसर्स हैं वो कौन सी कंट्री हैं ये भी थोड़ा सा जान लो। केन्या, इंडिया, चाइना, श्रीलंका। जो बेस्ट क्वालिटी की टी है वर्ल्ड में वो यहाँ पे पैदा होती है। फिर हम करते हैं कृषि का विकास। देखो, कृषि विकास का संबंध बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों से है।
मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं कि हमारी जनसंख्या बढ़ रही है और अगर हमारा प्रोडक्शन है, हमारी फसल की जो यील्ड है, अगर वो वैसी ही रहे तो हम क्या कहेंगे, विकास नहीं हो रहा। तो हम अपनी जनसंख्या की मांग को पूरा करने के लिए जो कृषि को के जो उत्पादन है उनको बढ़ाने के लिए जो भी कार्य कर रहे हैं वो कृषि विकास के कार्य हैं। यह कई तरीकों से प्राप्त किया जाता है, जैसे बोए गए क्षेत्र में विस्तार करके, बोई जाने वाली फसलों की संख्या बढ़ाकर। ऐसे होता है कि एक से ज़्यादा हम संख्या ग्रो करें, वहाँ पे सिंचाई सुविधाओं में सुधार करें या उर्वरकों या उच्च उपज देने वाले बीजों का हम प्रयोग करें। कृषि का मशीनीकरण भी कृषि के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। मतलब अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा मशीनें इस्तेमाल करते हैं, कृषि के विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है, मतलब को लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा खाना मिले। क्या आप जानते हैं कि खाद्य सुरक्षा तभी बनी रहती है तब जब सभी व्यक्तियों को क्रियाशील और स्वस्थ जीवन जीने के लिए आहार और की आवश्यकता और प्राथमिकता के आधार पर हर समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो। ठीक है, यही खाद्य सुरक्षा है, जब हर इंसान को सब पूरे अमाउंट में जितना उसे चाहिए और बिल्कुल सेफ खाना हो और वो पौष्टिक भी हो। ठीक है, तो उसकी सेहत अच्छी रहेगी, तो ये क्या है, खाद्य सुरक्षा है। कृषि का विकास विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न गतियों से हुआ है। मतलब ऐसा नहीं है कि सारे पूरे वर्ल्ड में ही एक साथ सबको खाना मिल गया, नहीं, अलग अलग दर से हुआ है। अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश अधिकतर गहन कृषि करते हैं। गहन कृषि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, जहाँ छोटी जोतों पर सामान्यतः जीविकोपार्जन के लिए फसलें उगाई जाती हैं, है ना। तो ये भी हमने पढ़ा था। और बड़ी जोतें वाणिज्यिक कृषि के लिए अधिक उपयुक्त रहती हैं। मतलब बहुत ज़्यादा जो ज़मीन पे काम करते हैं वो किसके लिए, वो बिजनेस के लिए, एग्रीकल्चर को इंटेंसिव क्रॉप जहाँ पे ग्रो करते हैं। और इस तरह से मतलब डिवाइड किया गया है। अगर छोटी जोतें हैं तो एक बंदा अपने ज़िंदगी को चलाने के लिए, अपने परिवार के लिए, ठीक है। बड़ी जोतें अगर हैं तो वो बहुत ज़्यादा बिजनेस के लिए, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में। आओ हम दो फार्मों, एक भारत और एक संयुक्त राज्य अमेरिका के वस्तुस्थिति अध्ययनों की सहायता से विकासशील और विकसित देशों की कृषि के बारे में जानें। मतलब हमारा देश क्या है, विकासशील है, और विकसित क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका पूरी तरह से डेवलप्ड हो चुके हैं वो कंट्री, है ना। तो हम पढ़ते हैं इन दोनों की बातें। देखो, भारत का एक फार्म है, उसकी हम बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में आदिलाबाद एक छोटा सा गांव है। हम उत्तर प्रदेश के किसान की यहाँ पे बात करेंगे। आदिलाबाद एक गांव है। मुन्नालाल इस गांव का एक छोटा किसान है। उसके पास 1.5 हेक्टेयर का एक फार्म है, ठीक है, 1.5 हेक्टेयर का फार्म है। इसका आवास मुख्य गांव में ही है। ये किसान कहाँ रहता है, गांव में रहता है। अधिक उपज देने वाले बीजों को बाजार से वर्षों के एकांतर पर खरीदता है। ठीक है, ये क्या करता है, बाजार से ही बीज खरीदता है। उसकी भूमि उर्वर है और वह वर्ष में कम से कम 2 फसलें, मुख्यतः गेहूं और चावल और दालें उगाता है। ठीक है, तो वो बहुत सारी फसलें भी उगा रहा है साथ में। किसान अपने मित्रों और बुजुर्गों के साथ साथ सरकारी कृषि अधिकारियों से कृषि कार्यों के संबंध में सलाह लेता है। मतलब ये किसान क्या कर रहा है, ये फसल तो 2-3 उगा लेता है और अच्छी किस्म के बीज भी ले आता है, लेकिन वो क्या करता है, अपने मित्रों से, बुजुर्गों से और सरकारी जो ऑफिसर होते हैं उनसे कृषि के बारे में ज्ञान लेता रहता है। वह अपने खेत की जुताई के लिए भाड़े पर ट्रैक्टर लेता है। देखो, उसके पास ट्रैक्टर भी नहीं है, यद्यपि उसके कुछ मित्र अभी भी बैलों से खेती को जोतने की परंपरागत विधि का प्रयोग करते हैं। समीप के खेत में एक नलकूप है, मतलब पानी भी पड़ोस से ही ले रहा है, जिसे वह अपने खेत में सिंचाई के लिए भाड़े पर लेता है। मुन्नालाल के पास 2 भैंस, कुछ मुर्गियां भी हैं। ठीक है, उसके पास और क्या क्या है, 2 भैंसें भी हैं, कुछ मुर्गियां भी हैं। निकट के शहर में स्थित शहरवासी भंडार में दूध बेचता है और वो अपना, देखो किस तरह से पैसे की कमाई कर रहा है दूध बेचकर। वह वहाँ का एक सदस्य है। सहकारी समिति उसके जानवरों के लिए चारे के प्रकार, पशुधन के स्वास्थ्य के सुरक्षात्मक उपायों और कृत्रिम गर्भाधान के संबंध में सलाह देता है। ठीक है, तो किस तरह से बच्चे पैदा होंगे उनके पशुओं के, किस तरह का उनको खाना खिलाना चाहिए और किस तरह से वो स्वस्थ रह सकते हैं, ये सारी चीज़ें भी वो बताते रहते हैं। कृषि के विभिन्न कार्यों में परिवार के सभी सदस्य उसकी सहायता करते हैं। कभी कभी वह बैंक या कृषि सरकारी समिति से बीजों की उच्च उपज वाली किस्मों और औजारों को खरीदने के लिए ऋण लेता है। मतलब जब भी उसे कुछ चीज़ खरीदनी होती है तो वो अपना ऋण ले लेता है। वह अपने उत्पाद को निकट के शहर में इस मंडी में बेच देता है। अधिकांश किसानों के पास भंडारण सुविधाओं की कमी होती है। ठीक है, ये इंडिया की बात
बहुत ज़्यादा किसान ऐसे ही हैं जिनको मतलब फसल रखने के लिए जगह नहीं है, घर में सेफ्टी नहीं है क्रॉप्स की, तो इसलिए वो क्या करते हैं, मंडियों में बेच देते हैं। इसलिए वे बाजार के अनुकूल ना होने पर भी अपने उत्पाद को बेचने के लिए विवश हो जाते हैं। मतलब जब उन्हें अच्छी कीमत नहीं मिल रही तब भी वो बेचने चले जाते हैं। हाल के वर्षों में सरकार ने भंडारण की सुविधाओं के विकास के लिए कुछ कदम उठाए हैं। सरकार कदम उठाती रहती है, किसानों के पास वो कदम पहुंचते ही नहीं है। अब देखो, ये भारत का खेत है, ये दिखाया गया है। अब हम बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की, जो वेल डेवलप्ड कंट्री है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक फार्म का औसत आकार भारतीय फार्म की तुलना में बड़ा होता है। देखो, ये इस तरह से फार्म दिख रहा है आपको संयुक्त राज्य अमेरिका का, तो ये भारत के फार्म की बजाय बड़ा होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक प्रारूपिक फार्म का आकार 250 हेक्टेयर होता है। ठीक है, जो इंडियन जो फार्मर था उसका कितना था, 1.5 हेक्टेयर, और यहाँ कितना है 250 हेक्टेयर, 250 हेक्टेयर। कहाँ 1 हेक्टेयर, या फिर 2 ही लगा लो 1.5 को, और कहाँ 250 हेक्टेयर। किसान सामान्यतः फार्म में रहता है। ठीक है, वहाँ का किसान कहाँ, फार्म में ही रहेगा। मक्का, सोयाबीन, गेहूं और चुकंदर यहाँ उगाई जाने वाली कुछ मुख्य फसलें हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य पश्चिम में स्थित आयोवा राज्य के एक किसान जो हॉर्न के पास 300 हेक्टेयर भूमि है, वह अपने खेत में मक्का तब उगाता है जब वह आश्वस्त हो कि मृदा और जल संसाधन इस फसल की आवश्यकता को पूरा कर देंगे। ठीक है, इसका मतलब है कि वो वहाँ पे उसके पास 300 हेक्टेयर भूमि है। ठीक है, वो तब उगाता है उसमें मक्का और ये फसलें जब उसको ये पता हो कि वहाँ की मिट्टी और वहाँ की जल इतनी अच्छी है, अभी इस सिचुएशन में है कि वो इस फसल को की आवश्यकताओं को पूरा कर देगी, तभी वो उगाता है। और हमारे किसान क्या करते हैं, चलो इस बार मक्का ही उगा लेते हैं। ठीक है, फसल को नुकसान पहुंचाने वाले पीड़कों पर नियंत्रण के लिए पर्याप्त उपाय किए जाते हैं। मतलब उनके पास अगर कीड़े मकोड़े या फिर कोई और बीमारी आक्रमण कर देती है तो उनके पास ये इसका प्रबंध पहले से ही होता है। समय समय पर मृदा के नमूनों को मृदा प्रशिक्षण प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजता है। तो सॉइल वाटर लेबोरेटरी होती है, वहाँ पे उनका टेस्ट किया जाता है। तो वो अपनी मिट्टी को और पानी को भेजता रहता है कि उसमें पर्याप्त पोषक हैं या नहीं। ये परिणाम जो हॉर्न के वैज्ञानिक उर्वरक कार्यक्रम की योजना बनाने में मदद करते हैं। ठीक है, तो ये वहाँ के साइंटिस्ट को भी हेल्प होती है। उनका कंप्यूटर उपग्रह से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, जो उसे उसके खेत की यथार्थ तस्वीर देता है। इस तरह से उसके खेत की फोटो आती हैं। ठीक है, क्योंकि वो उपग्रह से जुड़ा हुआ होता है, जो उसे उसके खेत की यथार्थ तस्वीर तो देता ही है, यह रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों की आवश्यकता अनुसार प्रयोग करने में मदद करता है। तो क्या क्या लाभ है उसको देखो। और कहाँ हमारे देश में तो उपग्रह से पता नहीं क्या जुड़ा हुआ है क्या नहीं। वह ट्रैक्टरों, बीज बोने की मशीनों, समतल संयुक्त हार्वेस्टर और थ्रेसर का प्रयोग कृषि संबंधी विविध संक्रियाओं में करता है। तो हमारे किसान क्या करते हैं, ये जो हार्वेस्टर है या थ्रेसर है, ये सब वो भाड़े पे लेते हैं, तब उनसे काम करते हैं। अनाज स्वचालित अन्न भंडार में संचित किए जाते हैं अथवा बाजार अभिकरणों, मार्केट एजेंसियां जो होती है उनमें भेजा जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक किसान एक व्यवसायी की तरह काम करता है, ना कि एक खेतीहर किसान की तरह। तो हमें पता चल गया कि हमारे जब किसान काम करते हैं तो सारा परिवार साथ लगता है और टेक्नोलॉजी का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। और वहाँ के किसान क्या करते हैं, उनके पास बहुत सारे मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ करते हैं। वो उनके पास भंडारण की भी सुविधाएं होती हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होती है, बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती हैं। हर चीज़ को अगर कोई चीज़ बीमारी आ जाती है, सपोज़ कुछ और हो जाता है, तो उनकी फसल को बचाने के पास उनके लिए पर्याप्त संसाधन होते हैं। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के फार्म का मशीनीकृत खेती जो ये है इस तरह से होती है, आप देख सकते हो। तो ऐसे काम करने में उनके जो किसान होते हैं वो किसान की तरह काम नहीं करते, वो व्यवसायी की तरह काम करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफे। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू।